हेलो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम सीबीएसई का क्लास 11th का सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम पहले क्लास 11th के सीबीएसई के सिलेबस के बारे में समझेंगे, सिलेबस में क्या क्या है, और उसके बाद हम उसका एक पार्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हम वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th सीबीएसई के बच्चों के लिए है। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई एज पर सीबीएसई सिलेबस ये हम लोग पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे और भी जो बोर्ड्स हैं वहां पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा सेम ही है। तो अगर और कोई बोर्ड के बच्चे हैं तो अपने सिलेबस को पहले कंपेयर कर लेना और फिर उसके आगे तुम अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्लास 11 सीबीएसई चैप्टर नंबर 1 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, आ जाओ सिलेबस के बारे में समझते हैं। हमारे क्लास 11 सीबीएसई के अंदर सीबीएसई क्लास 11th सीबीएसई क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो 100 मार्क का पेपर तुम्हारा होता है। अब 100 मार्क का पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, या मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, पहला पार्ट है 40 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा पार्ट है 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स, दूसरा पार्ट 40 मार्क्स जो है वो है स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा 40 है 20 मार्क्स का, ये तुम्हारा होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वाइवा जो बोलना है बोल लो, या प्रोजेक्ट वर्क बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो टोटल 100 मार्क हमारा जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड होता है। तो हम जो आज शुरू करेंगे वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और कुछ आने वाले दिनों में जो हम शुरू करेंगे उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दोनों इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दोनों तुम्हारे इकोनॉमिक्स के पेपर में के अंडर आता है, बस इतना ही दोनों में कॉमन है। उसके अलावा दोनों में कोई खास लेना देना नहीं है, दोनों पूरा ही डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा अलग है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा अलग है। ठीक है, सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा अलग है और स्टैटिस्टिक्स पूरा अलग है। 20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल है ये तुम्हारा जो एग्जाम जो होता है वो स्कूल वाले लेते हैं। स्कूल में जो तुम्हारा जो टीचर्स होते हैं, जो तुम्हारे क्लास टीचर्स होते हैं, या वो जो प्रैक्टिकल वाइबा या प्रोजेक्ट वर्क देकर ये तुम्हारा 20 मार्क होता है। जनरली बहुत अच्छा खासा मार्क्स इसमें तुमको मिल जाता है। बात है माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स का। अब बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास 11th है सर, आराम से मजे करते हैं, एक साल नेक्स्ट ईयर जाकर पढ़ेंगे, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 12th के बाद तुम्हें CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। कॉलेज में एडमिशन चाहिए, CUET। सीए करने जाओगे तो तुम्हें इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम तुम देने जाओगे 12th के बाद, कहीं पर भी एडमिशन चाहिए होगा, वहां पर तुम्हें माइक्रो और स्टैट्स दोनों का पूछा जाएगा। इसका मतलब क्लास 11th का सिलेबस, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, या वो कोई और सब्जेक्ट हो, हर का क्लास 11th का टॉपिक भी वहां पर इंक्लूडेड रहेगा। इसीलिए अब क्लास 11th इंपॉर्टेंट हो चुका है। पहले क्लास 11th इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जब ये CUET एग्जाम नहीं होता था। अब जब से CUET होने लगा है तब से क्लास 11th का सिलेबस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया क्लास 12th के सिलेबस के साथ। सिलेबस 12th का जो होगा, तुम्हें 12th का जितने मेहनत से पढ़ाई करना है, 11th का भी उतने अच्छे से कॉन्सेप्चुअली तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, फिर हम बाद में जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर में, दोनों को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारा हो जाए। मेरा जो क्लास 11th में फोकस होता है वो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर होता है। मैं मार्क्स पर उतना फोकस नहीं करता इन क्लास 11th, क्योंकि वो स्कूल्स के एग्जाम होते हैं, स्कूल के टीचर एग्जाम लेते हैं,
अब वो उनका मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस प्रकार का क्वेश्चन देंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो मैं क्लास 11th में मार्क्स पे उतना फोकस कभी नहीं करता। मार्क्स तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मार्क्स भी ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन फोकस जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अंदर होता है हमारे क्लास 11th में। और क्लास 12th में यही चीज दोनों तरफ चला जाता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होगा ही, साथ में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, ये हमारा फोकस होता है क्लास 12th के अंदर में। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल 11th के सिलेबस में, अभी फिलहाल हम शुरू करने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जाएंगे हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। चलो शुरू करते हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 11th सीबीएसई का। ठीक है, मैं सब्जेक्ट को शुरू करता हूं एक एग्जांपल को लेकर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों पड़ रहा है। तुम इकोनॉमिक्स पहले भी पढ़े हुए हो, क्लास 7-8 में याद करो, विलेज ऑफ पालमपुर चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, वहां पर इकोनॉमिक्स पढ़े थे, सभी बच्चे पढ़े होंगे, जो भी सीबीएसई बैकग्राउंड से आते हैं सबको ही विलेज ऑफ पालमपुर वाला सब्जेक्ट पढ़े होंगे, चैप्टर था हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर में। लेकिन वो इकोनॉमिक्स और ये इकोनॉमिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो इकोनॉमिक्स है ये रियल इकोनॉमिक्स है, यहां पर हम इकोनॉमिक्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हैं, क्लास 11th में 2 कैटेगरी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, और क्लास 12th में अगेन 2 कैटेगरी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में। तो अब ये पूरा कंप्लीट जब हम चारों को पढ़ेंगे तब हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें पिछला कोई नॉलेज है इकोनॉमिक्स का तो भूल जाओ उसे सब कुछ, तुम सोचकर चलो तुम्हें कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स का, अब सब कुछ नया सीखना है, स्टार्टिंग से सीखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ, ये तुम हो प्यारे प्यारे बच्चे, तुम हो, मान लेते हैं ये तुम हो। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें घर वाले पॉकेट मनी देते हैं, मान लो तुम्हारा पॉकेट मनी है 1000 रुपीज फॉर अ वीक, एक हफ्ते में तुम्हें 1000 रुपए का पॉकेट मनी मिला, या महीने में मिला, जब भी मिला, 1000 रुपए तुम्हारे पॉकेट में है, ये तुम्हारा पॉकेट मनी है। ठीक है, तुम्हारे पास 1000 रुपए से एक्स्ट्रा कहीं से भी पैसा नहीं आ सकता, टोटल तुम्हारे पास 1000 रुपए है। ठीक है, तुम इस 1000 रुपए का करोगे क्या, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सर हम तो मूवी भी जाएंगे, हम पहली बात तो सर मोबाइल में रिचार्ज कर दो, मोबाइल में जियो का रिचार्ज कर देंगे, कितने रुपए इसका, 399 का। ठीक है, उसके बाद ये बहुत जरूरी है सर, हमें रील्स देखना होता है, 399 का रिचार्ज बहुत जरूरी है, हम ये सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। दूसरा काम जो हम करेंगे, सर हमको मूवी जाना बहुत पसंद है, हम मूवी भी चले जाएंगे, मूवी का टिकट आएगा 150 रुपए का। ठीक है, सर हमें खाना भी खाना है, फूड में खर्च करेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, सर इसका बिल आ जाएगा 350 रुपए। ठीक है, सर हमें पेट्रोल भी भराना है, पेट्रोल भरा देंगे 200 रुपए का। सर हमें हमारे स्पेशल फ्रेंड को गिफ्ट भी देना पड़ेगा, अदरवाइज स्पेशल फ्रेंड स्पेशल नहीं रहेगा, तो हमें गिफ्ट भी देना है, मान लो 300 रुपए का। सर हमें बुक्स भी खरीदना है अगर पैसा बचा तो। सर हमें स्कूल और ट्यूशन का फीस भी पे करना है। सर हमें और भी बहुत कुछ करना है। तो क्या ये सब कुछ कर पाना पॉसिबल है? बिकॉज तुम्हारे पॉकेट में कितना रुपए है, 1000 रुपए, इस 1000 रुपए को इस्तेमाल करके ये सारा काम कर पाना, मतलब यहां से लेकर यहां तक सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, क्या करना जरूरी है और क्या नहीं करने से भी काम एक बार के लिए चल जाएगा। मतलब पॉकेट में 1000 रुपए है, हम इस 1000 रुपए को खर्च करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो नीड्स है, हमारा जो वांट्स है वो बहुत सारा है, इतना सारा वांट्स है, हम सारे वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेस है, दिस इज रिसोर्स, ये क्या है, लिमिटेड है, ये रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, और ये सब है हमारे वांट्स जो कि क्या है, अनलिमिटेड है।
अगर इतने वांट सेटिस्फाई हो गए ना, तुम आगे और भी नया वांट लेकर आ जाओगे। सर मुझे कपड़े भी खरीदने हैं, सर मुझे मोबाइल भी खरीदना है, सर मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, और 1000 लिस्ट तुम्हारा बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हमेशा रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और हमारे जो वांट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि नहीं? क्या सारे वांट्स को फुलफिल कर पाना पॉसिबल है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, हमें हमारे प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई का प्रायोरिटी सेम हो सकता है मेरा प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी मेरा है कि मैं पेट्रोल भराऊंगा ताकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर बच्चों को पढ़ा पाऊं। दूसरा प्रायोरिटी है कि मुझे मूवी देखना पसंद है। तीसरा प्रायोरिटी है कि मुझे बुक खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चौथा प्रायोरिटी है कि मुझे जियो का रिचार्ज करवाना है। तो मेरा प्रायोरिटी अलग है, तुम्हारा प्रायोरिटी हो सकता है अलग है, तुम्हारे फ्रेंड का प्रायोरिटीज अलग है। तो हर इंसान का प्रायोरिटीज अलग अलग होते हैं। रिसोर्स हर इंसान के पास क्या है, लिमिटेड है। वांट्स हर इंसान का क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन प्रायोरिटीज हर इंसान के अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं। मेरे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने 4 चीजों को सिलेक्ट किया। अब ये 4 चीजों को इस्तेमाल करूंगा, ये 4 चीजों का वांट्स को फुलफिल करूंगा। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो फिर मैं 5वां चीज के ऊपर जाऊंगा। अगर पैसा नहीं बचेगा तो मेरा वहीं पर मेरा काम खत्म। बात समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स में जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज यहां पर 3 प्रकार का प्रॉब्लम्स देखा गया। प्रॉब्लम नंबर 1 कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। सोच कर देखो, इसी एग्जांपल में अगर मेरे पास पैसा अनलिमिटेड होता तो क्या मुझे ये सिलेक्शन करना पड़ता? तुम्हें नहीं लगता मैं ये सारा कुछ कर लेता और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे काम कर लेता ना, अगर मेरे पास रिसोर्स अनलिमिटेड होता तो प्रॉब्लम नंबर 1 इज कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि हमारे पास जो हमारा वांट्स है ये अनलिमिटेड है। प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया कि रिसोर्स लिमिटेड है, प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया वांट्स अनलिमिटेड है। इस वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। अगर सोचो, रिसोर्स तो लिमिटेड है, अगर हमारा वांट्स अनलिमिटेड की जगह अगर वांट्स भी लिमिटेड होता तब क्या हमें प्रॉब्लम होता? नहीं होता। तब हम आराम से जितने रिसोर्स हैं उतने वांट्स होंगे, हम सेटिस्फाई कर लेते, काम खत्म हो जाता। तो इकोनॉमिक्स को हमें पढ़ना इसीलिए पड़ता है बिकॉज प्रॉब्लम नंबर 1 रिसोर्स इज लिमिटेड, प्रॉब्लम नंबर 2 हम आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। इसके साथ एक तीसरा प्रॉब्लम भी है। क्या है तीसरा प्रॉब्लम? ध्यान से समझना। देखो, तीसरा प्रॉब्लम है ऑल्टरनेट यूज। ऑल्टरनेट यूज, जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, जो तुम्हारे पास 1000 रुपए था तुम्हारे पॉकेट में, ये 1000 रुपए का बहुत सारा यूजेस है। अगर ये 1000 रुपए नहीं होकर ये अगर कूपन होता, मूवी का कूपन होता है, तो क्या तुम्हारे पास चॉइस बचता कुछ और करने का? क्या तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता कि ये मूवी का कूपन को मैं कहां इस्तेमाल करूं, क्योंकि इसका कोई और यूज ही नहीं था, इससे तुम मूवी ही देख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज तुम्हारे पास कैश था और कैश का बहुत सारा ऑल्टरनेट यूज होता है, इस वजह से तुम्हें डिसीजन लेना पड़ा कि तुम उस पैसे का क्या करोगे। तुम मूवी जाओगे, तुम पेट्रोल भराओगे, तुम खाना खाने जाओगे, तुम बुक्स खरीदोगे, तुम रिचार्ज करोगे, क्या करोगे, ये तुम्हें यहां पर डिसीजन लेना पड़ा। अगर रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज ना होता, एक ही सिंगल यूज होता, तो उस केस में तुम्हें कुछ डिसीजन लेना ही नहीं था, तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं था, तुम सिंपली उस रिसोर्स को उस पर्टिकुलर यूज में अप्लाई कर देते, काम खत्म हो जाता। तो बेसिकली हम यहां पर 3 प्रॉब्लम्स के बारे में समझे। प्रॉब्लम नंबर 1 लिमिटेड रिसोर्सेस, प्रॉब्लम नंबर 2 अनलिमिटेड वांट्स, और प्रॉब्लम नंबर 3 ऑल्टरनेट यूज।
तो ये जो 3 मेन प्रॉब्लम्स है, इस वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। दिस 3 प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, आ जाओ बुक में आते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। पहला प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स। डेफिनेशन में देखो तीनों प्रॉब्लम के बारे में बताया गया। पहला प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स out of limited resources, problem number 2, and problem number 3 having alternative uses, problem number 3। एक एक करके डिटेल में आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 1, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है। रिसोर्सेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड and economy cannot produce what all people wants in the economy। हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो लोगों को चाहिए, हम लिमिटेड ही प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। प्रॉब्लम नंबर 2, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। प्रॉब्लम नंबर 2 अनलिमिटेड, हमारा जो वांट्स होता है वो होता है अनलिमिटेड। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। As soon as one want is satisfied, another want emerges। अगर हमारा एक नीड सेटिस्फाई हो जाएगा तो इमीडिएटली हमारा एक नया डिमांड आ जाएगा। Wants of the people are unlimited and keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources। और आखिरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3, ऑल्टरनेट यूज। हर एक रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज होता है। अगर रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज ना होता तो हमें कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिकॉज रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज है, इस वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। इट मेक चॉइस अमॉन्ग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज यूज नॉट ओनली फॉर व्हीकल बट ऑल्सो फॉर रनिंग मशीन्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट, इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। क्लियर है बात? तो 3 मेन प्रॉब्लम की वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे और भी इसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो एक एक मार्क के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन, इकोनॉमी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब है हमारे आसपास जितना कुछ है, हमारे सराउंडिंग में सब कुछ हमारे इकोनॉमी का हिस्सा है। इकोनॉमी का डेफिनेशन में आता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड यू इन योर डेली लाइफ। For instance, you may have seen factories, mines, shops, office, flyovers, school, bridge, railway, etc. सारा कुछ हमारे इकोनॉमी का पार्ट है। All these institutions and organization may be collectively called an economy। सभी को मिलाकर क्या बना है? हमारा इकोनॉमी बना है। इकोनॉमी हमें क्या प्रोवाइड करता है? इकोनॉमी हमें मीन्स टू अर्न प्रोवाइड करता है कि हम पैसे कमा सके और उस पैसे से हम हमारा लाइफ को चला सके। मीन्स टू अर्न अ लिविंग, हम हमारा जिंदगी को चलाने के लिए पैसा कमा सके और हम अच्छे तरीके से हमारा जिंदगी जी सके। ये जो मीन्स हमें प्रोवाइड करता है वो हम इकोनॉमी से मिलता है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। हमको काम करने के लिए मीन्स देता है और हमारे जिंदगी को जीने के लिए, अर्न करने के लिए, लिविंग के लिए हमको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ये सब चीजों को मिलाकर हमारा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बना। नेक्स्ट आते हैं वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, ध्यान से समझना है क्या क्या वाइटल प्रोसेसेस है किसी भी इकोनॉमी के अंदर में। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोडक्शन, सेकंड में आता है कंजम्पशन और तीसरा आता है कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोसेस है इकोनॉमी के अंदर में। सबसे पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। एक बार तीसरे वाले को साइड हटा देते हैं, पहले ये 2 को समझते हैं। सोच कर देखो, अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग क्या कंज्यूम करेंगे? क्या कंजम्पशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा तो लोगों को सैलरी नहीं मिलेगा, बिल्डिंग रेंट पे नहीं लगेगा तो घर वाले मालिक को रेंट नहीं मिलेगा, बैंक को अपना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मालिक को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा।
इनफैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, कंजम्पशन होगा ही नहीं किसी भी इकोनॉमी के अंदर में। तो प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन भी नहीं होगा। मान लेते हैं प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कंजम्पशन रुक गया। अगर कंजम्पशन रुक जाएगा तो दुकानदार के पास सामान बच जाएगा, बिकेगा नहीं। अगर दुकानदार के पास सामान नहीं बिकेगा तो क्या वो फैक्ट्री से फिर से खरीदेगा? ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा। तो फैक्ट्री का अगर माल नहीं बिकेगा तो क्या फैक्ट्री अगेन प्रोडक्शन करेगा नेक्स्ट फेज में? नहीं करेगा। तो अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो उससे प्रोडक्शन नहीं होगा। पहले प्रोडक्शन होता है फिर कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन लीड्स टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। दोनों में से कोई एक भी स्टॉप हुआ तो पूरा इकोनॉमी का दोनों प्रोसेस ऑटोमेटिकली आकर स्टॉप हो जाएगा। कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा तब ये दोनों एक्टिविटी में सबसे बड़ा इंपैक्ट आया था। प्रोडक्शन भी स्टॉप हो गया और लोगों का कंजम्पशन भी कम हो गया। जब दोनों एक्टिविटी में प्रॉब्लम आया इसीलिए इकोनॉमी पूरे अपने डाउन फेज में चला गया और इकोनॉमी पूरा नीचे चला गया, बिकॉज ना कंजम्पशन हो रहा था, कंजम्पशन नहीं हुआ तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कंजम्पशन नहीं हुआ। ये चेन है, ये चेन है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली रिलेटेड है। अब मान लेते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। प्रोडक्शन हुआ उसके वजह से कंजम्पशन हुआ, कंजम्पशन हुआ उसके वजह से प्रोडक्शन हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ फेज में आ जाएगा। पहली बार प्रोडक्शन होगा उससे कंजम्पशन होगा, तो अगेन फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा तो फिर कंजम्पशन होगा। तो अगर कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होता जाएगा, फैक्ट्रीज के प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे। अगर उनके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? सबको ही मिलकर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा फेज होता है वो है इन्वेस्टमेंट, या फिर हम उसको कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये दो ठीक से चलेगा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला भी ठीक से चलेगा। अगर ये दोनों में कोई प्रॉब्लम आएगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये दो में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो तीसरा में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आ जाता है। ये दोनों अगर ठीक से चलेंगे तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली ठीक से चलेगा। इसीलिए हम ये तीनों को बोलते हैं वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट प्रोसेस में तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि है सबसे पहला हमारा प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल। For this objective to be fulfilled, it is necessary that every economy should undertake three economic activity। तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी होना जरूरी है। पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नोन एज द एसेंशियल और वाइटल प्रोसेस। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर है यहां तक बात? हम आज क्या पढ़े? हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू किए, क्लास 11 सीबीएसई का। और हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस किए, फिर हम उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम्स थे लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेट यूजेस। और उसके बाद हम पढ़े वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस इकोनॉमी में, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? यहां तक आज हम यहां पर स्टॉप करते हैं। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।